वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिसको इंडिया से कनाडा का पूरा एक्सपीरियंस है। वो आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूं, वो उसकी स्ट्रगल कैसे हुई, उसको वीज़ा कैसे मिला, वो कैसे यहाँ आया, उसके संग उसकी जो लाइफ गुजरी है वो 3 साल की ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। उसके Yes. बारे में वो बताना चाह रहा है आपको। और बिकॉज ऑफ ये कोविड की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने जूम में मीटिंग फिट किया है। ये पहला वीडियो होगा हमारा जो जूम के जरिए आप लोग के पास पहुंचेगा। तो Hi Shazad sir, how are you? वेरी गुड आदिल, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर कनाडा में जब से Canada अभी I mean एक दो 2.5 years होने को है, almost 3 years complete होने को है और काफी अच्छा है यहाँ पे। पढ़ाई वढ़ाई हमारी खत्म हो गई है। बिजनेस मार्केटिंग के अंदर हमने हमारी पढ़ाई की है। लास्ट ईयर मई के अंदर 2020 मई के अंदर हम ग्रेजुएट हुए और फिलहाल बस अभी हमारा रिसेंटली वर्क परमिट आया है, तो काम के चक्कर में इधर उधर कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, गुड। थैंक ये तो अच्छी खबर आ गई यार, है ना? यू जी। तो तुम्हारा सफर जब स्टार्ट हुआ इंडिया से, तो वो कैसे वीजा मिला? क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब मेरे सारे लोग देखते हैं, तो उन जी लोगों को बहुत स्टूडेंट को पता होना चाहिए किस तरह से वीजा मिला, फिर तुम कैसे आए, वो तुम बता सकते हो, क्या क्या एग्जाम्स दिया, तो वो तुम बताओ ज्यादा ताकि उन लोगों को इजी हो जाए। तो हम जब भी इंडिया से यहाँ पे आए, हमने इंडिया के अंदर हमारी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किए थे। ठीक है। और फिर आई केम हियर फॉर माय अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, ओके। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम क्लियर किए, उसका रिजल्ट्स, और मेन जो था खाली IELTS एग्जाम। IELTS एग्जाम जो इंग्लिश एग्जाम होता है, इट इज लाइक अ जनरल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम कि आप कैसा बात कर सकते हो इंग्लिश, कैसा आप लिखने का, ये सब वो टेस्ट होता है। उसके अंदर आपको एवरेज 6 बैंड चाहिए, 10 बैंड तक जाता है वो। तो 6 बैंड का आपको एवरेज चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर आप कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सही। जो एप्लीकेशन प्रोसेस था हमारा, आई आई वेंट टू दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एडवाइस, EDWISE। इंडिया के अंदर तो काफी लोगों को अवेलेबल है, हमारे ख्याल से ये बाकी कंट्रीज के अंदर भी, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी है एडवाइस। एडवाइस ठीक। लेकिन इसके अलावा कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना कनाडा के अंदर या यूके या किधर भी आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो कॉलेज पसंद है, आप वो कॉलेज के साइट पे जाओ, या जिधर आपको जो लोकेशन में जाना है, सपोज अगर आपको टोरंटो में जाना है तो आप टोरंटो के अंदर कॉलेजेस का लिस्ट पुल अप करो और फिर वो कॉलेज के साइट पे जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोगों को थोड़ा ऐसा डाउट होता है कि मालूम शायद से हमारे से कोई गलती हो जाए, तो इसके लिए दे प्रेफर गोइंग थ्रू एन एजेंट। लेकिन आप एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप फ्री ये सब करा सकते हो आपका काम। वेरी गुड, अच्छी बात है। हर चीज के लिए अपने को ऐसा नहीं कि पैसा दे के ही कराना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे इस बारे में तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फ्रीली आपका ये काम हो आ जाएगा। सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जी। सही, वेरी गुड। अ, जब भी हम एडवाइस के थ्रू गए तो आई वॉज अप्लाइंग इन कॉलेजेस एंड नॉट यूनिवर्सिटीज। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर एडवाइस वाले लोग आपको कुछ फी चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एडवाइस के थ्रू ऐसा रहता है कि अगर आप कॉलेज ये लोग को पैसा देगी टू गेट अच्छा। देम स्टूडेंट्स। तो हमारा तो पूरा एप्लीकेशन फ्री में ही हुआ था। खाली हमने जो जो कॉलेज के लिए अप्लाई किए थे, तो कोई कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन फी भरनी पड़ती है, $75 की होती है, कोई कॉलेज की $120 की होती है। गुड। बस वही एप्लीकेशन फी हमारे एंड से भरे थे हमने इनिशियली, और फिर बाद में जो फीस ये सब पे करना पड़ा फर्स्ट टर्म की, वही पे करना पड़ा। अच्छा, सही है, वेरी गुड, गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि अ, तुमने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो एडमिशन लेने तुमने चूज़ किया था कॉलेज कि कहाँ तुमको जाना है? तुमने खुद चूज़ किया था कि उन लोगों ने खुद तुमको बोला था? तुमने 4-5 कॉलेज में अप्लाई किया होगा, किसी से एक कॉल आया होगा, ऐसा होगा ना? जी। हम जब ये एडवाइस के थ्रू गए थे, हम उनके साथ बैठे, उनको हमने बताया कि हमारे को क्या पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप खुद कर रहे हो, तो आपको भी आप देख सकते हो कि अगर हमारे को बिजनेस पढ़ना था, तो हमने उनको बताया कि बिजनेस पढ़ना है। बिजनेस के अंदर भी अलग अलग आप HR के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, सही है। फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और फिर वो हिसाब से उनने हमारे को, एडवाइस वाले लोग ने हमारे को एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिए कि ये कॉलेजेस है कनाडा के अंदर। जब भी हम आ रहे थे तो हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं था कि हमारे को इधर ही आना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे ऑल ओवर कनाडा अप्लाई करने के। सही है।
उनमें से भी फिर कोई टॉप कॉलेजेस की जो हमारी पसंद की थी, उनमें हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे वो कॉलेजेस को। तो अच्छा। फैनशॉ कॉलेज थी और फिर शेरिडन कॉलेज थी। हाँ, हाँ, अ, फिर उनके उनमें से हमारे ख्याल से 3 कॉलेजेस ने हमारे को सिलेक्ट किए थे। गुड। और फिर वो 3 कॉलेजेस में से जो कॉलेज में हमारे को पसंद आया, वो हमने सिलेक्ट किए। उधर हमारा फीस ये सब पेमेंट हुआ और फिर उधर से हमारे को आप वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज का लेटर लगेगा कि कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। हाँ, और बस ऐसा। ये सबसे अच्छी पॉइंट बताई कि अगर यस, हमने चलो इंडिया में मैंने 12th पास कर लिया है, मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, वहाँ पर आपको एजेंट जो भी बताया तुमको कि कॉलेजेस चूज़ कर लो। कॉलेज चूज़ करने के बाद तुमको वहाँ से एडमिशन लेनी होगी, यस, इंडिया से एडमिशन लेनी होगी, फिर यहाँ से एक लेटर देंगे कि हाँ मिस्टर सो एंड सो, यू यस, यू आर माय स्टूडेंट, देन वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा तुमको। यस। तो आपको कॉलेज से लेटर आएगा कि हाँ, हमने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट प्रोसेस कर किया, लिया। सिलेक्ट हो गए हो। और ठीक है। फिर वो लेटर के बेसिस के ऊपर और थोड़े बहुत जो वीजा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो आप जाके वीजा ऑफिस में सबमिट कर दो और आपका वीजा लग के आ जाएगा। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती है? ये ज़रा बता दो ताकि ना जनता को पता चल जाएगा ना, नॉलेज हो जाएगी। अ, हमारे को भी एक 3 साल हो गए हमने अप्लाई याद करके, नहीं तो आ रहा। ओके, याद नो नहीं। प्रॉब्लम, जस्ट लेकिन बेसिक जो चाहिए तुमको। या तो आपका वो वीजा फॉर्म आएगा, वो वीजा फॉर्म के अंदर तो आपके सब डिटेल्स जो रहेंगे वो। उसके ठीक है, अलावा आपके पेरेंट्स का कभी वो लोग बिल्स मांगेंगे, घर के बिल्स टू प्रूव, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, ठीक है। आपका सिटीजन होने का प्रूफ मांगेंगे। हुँ, हुँ। और बेसिकली वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आप अगर स्टूडेंट के हिसाब से जा रहे हो, तो आप उधर जाके सेटल नहीं हो जाएंगे हमेशा के लिए। आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट करके प्रॉब्लली आप उधर करियर ये सब कंसिडर कर सकते हो। हुँ, बट हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टूडेंट बन के आए और फिर यहाँ पे आप इलीगली रहना चालू कर दिए। तो वो हिसाब से वो कुछ प्रूफ्स मांगते हैं, सही। इनकम का, बैंक इसमें स्टेटमेंट ये सब। फॉर्म दिखाना होता है कि भाई तुम यस, पढ़ाई करके वापस आओगे। भले यहाँ यस, तुमको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, पीआर यस, कार्ड यस, मिल जाएगा, बट लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग ऐसा देखते होंगे तभी वीज़ा देते हैं। यस। अच्छा, अब ये गुड गुड ठीक है। ये अच्छा हो गया। और बस तो फिर आपके पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके नाम के अंदर बैंक अकाउंट है वो। हुँ। और एक और एक चीज है, जो जीआईसी आता है, हाँ, हाँ। $10,000 का डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे आपने फीस भर दी है कॉलेज की, हुँ, आपको यहाँ पे स्कॉशा बैंक करके एक है। दैट ठीक है। इज व्हाट आई प्रेफर्ड, स्कॉशा बैंक, बिकॉज डीलिंग विद देम वाज वेरी इजी। हुँ, हुँ। उनके पास हम लोग ने एक $10,000 का डिपॉजिट कर दिए थे। और ठीक ये है। $10 आपको हर महीने, when आप यहाँ पे आते हो और फिर जैसा आप बैंक के पास जाके आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट कराओगे, तो आपको हर महीने वो लोग इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको पेमेंट देंगे एज अ पॉकेट मनी, कि आपके पास कुछ काम है नहीं है, कुछ पैसा आ रहा है आपके पास। समझ गए। अच्छा वो 10,000 डिपॉज़िट रखेंगे, वैसे बैंक जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ₹2,000 या ₹1,000 हर महीने आपको देंगे। वही नहीं, दोनों हर से। हर महीने का स्टिपुलेटेड रहता है, हमारे ख्याल से 500 टू 550 या $600 रहता है। वो आ अच्छा, ही जाता है। यस। तो अच्छा एटलीस्ट आपका 50 रेंट। यस, तो छोटा मोटा जो आपका खर्चा है, क्योंकि आते बराबर आपको कभी जॉब नहीं मिली या हुँ, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से अच्छा, आपको पैसा मिलते रहेगा। अच्छा अब मेरा सवाल ये जब तुम एज़ ए स्टूडेंट आए यहाँ पर, तो तुम कितने दिन के बाद जॉब कर सकते हो कि फ़ौरन तुम जॉब कर सकते हो कि 1-2 महीने के बाद तुम जॉब कर सकते हो? ये तो कितने 20 आवर्स मिलते हैं? यस, एज अ स्टूडेंट यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स सही अ वीक। वीक सही है। यस, वीकली 20 आवर्स आप काम कर सकते हो। हुँ, अ, तो आते बराबर आप जॉब्स के लिए ढूंढना चालू कर सकते हो, लेकिन सही है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप आएंगे और पहले हफ्ते में ही जॉब ढूंढना चालू कर देंगे। हुँ, सॉरी, हमारे को हुआ। जरा कॉल। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको आते बराबर ही जॉब। सॉरी, एक मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं होएगा कि आपको आते बराबर ही जॉब मिल जाएगा या काम मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। बट यस, एज सून एज पॉसिबल यू कैन स्टार्ट वर्किंग। उसके अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप आ गए तो आपको आपकी स्कूल चालू होने के लिए रुकना है। यूजुअली तो आपका आने का भी वक्त ऐसा ही होएगा कि आप स्कूल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले आओगे, तो आप सेटल इन हो सकते हो। सही है, सही है, और हम जब ये आए थे, हम टोरंटो के अंदर लैंड हुए। हुँ, हम टोरंटो के अंदर 2 हफ्ता रुके और फिर हम ठंड पे आए, सही है, क्योंकि हमारा कॉलेज ये सब यहाँ पे था। हमारे को ठंड पे आते ही हमारे फर्स्ट वीक के अंदर जॉब मिल गई थी। वेरी काफ़ी गुड, लोगों को ये टेंशन होता है, स्टूडेंट्स लोग को खास करके ये टेंशन होता है कि यार हम लोग वहाँ पे आएँगे, तो हम लोग को शायद काम नहीं मिलेगा या हम लोग को यहाँ से ही काम ढूँढ के जाना चाहिए। आप वहाँ से भी काम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अ, अगर अभी हम हमारे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं,
हमारे पास वहां पे ज्यादा कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था कि यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल फील्ड में काम चालू कर सकूं। तो वहां से अप्लाई करके हमारे लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था, बिकॉज जो अगर हम छोटा मोटा अगर ऑड जॉब्स किए, हम पहले आके हमारा फर्स्ट जॉब था रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से, अगर हम वहां से रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करते तो कोई भी हमारे को प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि ऐसे सब छोटे मोटे काम के लिए एम्प्लॉयर वांट्स टू मीट यू, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग, ये सब देख के फिर आपको हायर करेंगे। यस, तो इट मेक्स मच मोर सेंस कि आप यहाँ पे आओ और फिर आप जॉब्स ढूंढना चालू करो। सही है। तो फिर तुम्हारा अभी 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 क्या, पहले बताओ कोविड की वजह से क्या प्रॉब्लम आए तुमको? ये टॉपिक बाद में बात करेंगे कि इस टॉपिक में अभी बात कर सकते हैं हम लोग? आपने पूछ लिए तो बता ही देते। अभी फिलहाल तो ऐसा तो लकीली जब भी ये सब कोविड का आउटब्रेक हुआ तभी आई वाज इन द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ माय स्टडीज। ओके। तो सब ऑनलाइन हो गया, हम लोग की सब पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, हम लोग के प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशंस जो भी थे सब हम लोग ऑनलाइन ही दे रहे थे। एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि यार वो क्लासरूम में बैठने नहीं मिल रहा है, दोस्त लोग के साथ ज्यादा ये नहीं हो रहा है, बट उसके अलावा काफी ऐसा स्मूथ था ट्रांजिशन फ्रॉम। ये बात यहाँ पे अच्छी है कि पब्लिक ऑलरेडी काफी आगे है टेक्नोलॉजी को लेके, उसके यूज को लेके, और टीचर्स भी काफी कंफर्टेबल है टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने के लिए। सही तो है। जब ये नॉर्मल क्लासरूम से ऑनलाइन क्लासरूम पे शिफ्ट हुआ, हम लोग काफी आसानी से एडजस्ट कर पाए इस चेंज को लेके। गुड। तो ये अच्छे से हो गया था। यस। अब तुमको यहाँ कैसा लग रहा है? इंडिया और कनाडा में क्या बिग डिफरेंस लगा? ये आप मुझे बताओ ताकि लोगों को पता चले। हाँ। सबसे मेजर डिफरेंस तो है यहाँ पे लाइफस्टाइल का, इतनी गर्दी नहीं है और लोग काफी मतलब अच्छा, शेयरिंग। सॉरी, गर्दी का मतलब है इतनी रश नहीं, इतना भीड़ नहीं है। यस। गर्दी यस। जो बॉम्बे वाले बोलते हैं, तो यस। पब्लिक के लिए मैं क्लियर कर दूं, गर्दी मीन्स रश नहीं है और भीड़ भड़का नहीं है, धक्का धुक्की नहीं है, यस। स्मूथ है। हाँ, आप बोलिए। उसके अलावा भी यहाँ पे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा है, तो आपको आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके पास गाड़ी होना जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, हम हमारा एक्सपीरियंस बता रहे हो, बॉम्बे के अंदर खाली एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रेन में ट्रैवल करना है तो धक्के खा खा के, या बस में बैठे हैं तो कोई धक्का दे रहा है, वो बस के अंदर मिस करना पड़ रहा है क्योंकि बस काफी भरी हुई है। यहाँ पे ये सब टेंशन नहीं होता है, यहाँ पे पब्लिक भी काफी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बराबर जगह मिल जाएगी बस के अंदर खड़े होने के लिए, कोई धक्कम धुक्की नहीं करेगा। आपका ट्रैवलिंग कितना आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम्स भी उतना अच्छे से कनेक्टेड है, बसेस, ट्रेन, ये सब। सही है। और इसके अलावा थोड़ा तो ठंडी तो लगी थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो कनाडा में थोड़ा सर्दी तो है ना? हाँ, थोड़ा। सही है। अच्छा, और एक चीज़ ये पूछो कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तुमने जो लिया, जी। वो बताओ कितना फास्ट ले सकते हो? ओके, तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इंडिया से काफी अलग है। इंडिया के अंदर आपको खाली एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो गाड़ी के लिए आपने एग्जाम दे दिया, एक बार गाड़ी चला के आपको लाइसेंस मिल गया। आपने बाइक के लिए कर दिए तो एक बार बाइक चला ली, लाइसेंस मिल गया। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो आपका पहले आता है G1, G2 एंड G, और ये तो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए है। तो आपका G1 एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम, वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। उसके अंदर आपका साइंस एंड किधर से टर्न लेना है, ये सब सिखाते हैं आपको। फिर आपके G1 के बाद आपको, अगर आपके पास कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके G1 के बाद आपको एक 8 मंथ्स रुकना पड़ेगा आपके G2 एग्जाम के लिए। और G2 एग्जाम फिर ऑन रोड होएगा कि आपके बाजू में एक एग्जामिनर बैठेगा और फिर आप गाड़ी चलाओगे और वो आपका एग्जाम क्लियर होएगा। और सही। फिर आपके G2 एग्जाम के बाद आपको और कुछ टाइम वेट करके और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ फिर आप आपके G लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड G लाइसेंस इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ लाइसेंस फॉर सही। ड्राइविंग अ कार। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि तुम एज़ ए स्टूडेंट तुम कितने दिन के बाद तुम ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो? वो तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, आप जैसा आए आप। अप्लाई कर सकते यस। हो। बस यस। ये था सवाल, ताकि लोगों को पता चले एज़ ए स्टूडेंट यहाँ आएँगे और जो ड्राइवर होंगे वहाँ पर, तो यहाँ अप्लाई करेंगे राइट अवे, आपको प्रोसेसिंग क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप ले सकते हो राइट अवे। यस। बस ये और था। एक ये है कि अगर आपके पास इंडिया के अंदर पहले से ही लाइसेंस है और आपके पास इंडिया के अंदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो आपका जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस रहेगा उसके पास से आपको एक ट्रांसक्रिप्ट लेटर मिलता है जो बताते हैं कि हम लोग ने ये डेट को लाइसेंस इशू किए हैं। और सो दैट इज लाइक अ प्रूफ कि यस यू बीन ड्राइविंग इन इंडिया। तो आप आपका G1 देने के बाद फिर आपको 8 महीने रुकना नहीं पड़ेगा आपके G2 के लिए। आप बता सकते हो कि ले सकते हो। यस और कि हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप G2 के बाद फौरन ही आपका G2 एग्जाम दे सकते हो। G1 के बाद आपका फौरन G2 एग्जाम दे सकते हो। सही है, तो वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा लगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन है देना है तो दे दो। यहाँ पर श्योर। लोगों को तो और
आइडिया हो जाएगा। लोग काफ़ी पूछते हैं किस तरह मतलब आने के लिए बहुत लोग सवाल करते हैं, अच्छा हुआ तुमने जवाब दे दिया। और कुछ हो तुम्हारे माइंड में है तो बताना, हम लोग टच में रहेंगे। तो इस पहला ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, देखिए पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या मिलता है, पब्लिक क्या क्वेश्चन करती है, फिर तुम उसको दोबारा डिस्टर्ब करेंगे, फिर पूछेंगे, तो फिर मिल के हम लोग जवाब दे देंगे। श्योर श्योर। एक चीज और एड्रेस करने की थी, जो है लिविंग सिचुएशन। हाँ, अभी हम तो हमारा तो अच्छा है कि हम आपको जानते हैं, हमारे भाई थे टोरंटो के अंदर, तो हमारे को आते बराबर ऐसा नहीं कि यार रहने के लिए जगह नहीं है, टेंशन हुई। बट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो खुद से अकेले आ रहे हैं या जिनके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, वेरी गुड, यस, अच्छा तुम अ, उनके लिए आई वुड सजेस्ट द इजीएस्ट ऑप्शन इज कि आप इंडिया से एक एयरबीएनबी बुक कर लो। हुँ, दैट इज लाइक वन ऑप्शन कि आप यहाँ पे आओ और आप फर्स्ट मंथ के लिए एयरबीएनबी बुक कर लो, और फिर आप वो एयरबीएनबी में रहते हैं, आपके आजू बाजू आप घर देख सकते हो। या तो फिर आप कैंपस हाउसिंग का भी ऑप्शन है। कैंपस हाउसिंग काफी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लाइक रेंटल्स, और शेयरिंग अगर आप हाउसिंग लेंगे तो उससे कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव है। एक आइडिया ये है कि अगर आप सपोज अभी हम एडवाइस के थ्रू गए, तो अगर आपको ऐसा एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आप उनसे ही पूछ सकते हो कि ये कॉलेज के अंदर आपने जो कॉलेज के अंदर हमारा एडमिशन करा है, हमारे साथ कोई और स्टूडेंट्स का भी आपने एडमिशन कराए हो, तो आप लोग इंडिया में ही पहले ही मिलके आप लोग यहाँ पे घर देख सकते हो और एग्ज़ैक्टली, बात कर सकते हो। then you तो get the minute you all come here, you already have a group of friends whom you all can start living with. यस, वेरी गुड, चलो ये अच्छा uh, बस, और फिर हमारा तो मतलब काफी अच्छा हो गया था। जो हमारा पहला घर था, उसके अंदर जो हमारा लैंडलॉर्ड था, ही वाज अ कुक एट द कॉलेज। ओह तो गुड, वो ही हमारे को रोज घर से कॉलेज लेके जाता था, फिर ड्रॉप कर और देते ऐसे ही टाइम पे खत्म होती थी कि उसका काम खत्म होता था और हम वापस आ जाते थे। हैं, तो वेरी गुड, हाँ, तो ये तो आपको यहाँ पे तो सबसे बेस्ट बात यही है कि लोग काफी हेल्पफुल है। कोई भी चीज के अंदर आप अटक जाओ, कोई ना कोई आपको मदद कर ही देगा। सब अच्छे से काफी बात करते, तो आपको कभी ऐसा किसी से मदद मांगने को भी शर्म नहीं आएगी कि किधर अटक गए हो। सही बात है। अच्छा अब ये है कि अब हम लोग अगली दफ़ा क्वेश्चन करेंगे तुमको कैसे वर्क परमिट मिला, कैसे तुम्हारा पीआर कार्ड का क्या प्रोसेसिंग है, फिर जी टीआर वीज़ा है तुम्हारा, जी तो उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जी तुमको स्टेप बाय स्टेप क्या मिला। जी छोटे ब्रीफ में तुम बता सकते हो बता देना, नहीं तो फिर हम लोग अगली वीडियो में बात कर लेंगे इस बारे में। श्योर। अभी वर्क परमिट तो हमने हमारी पढ़ाई खत्म होते ही अप्लाई कर दी थे। हुँ, ऐसा यूजुअली तो लोग क्या करते हैं, जो लोग खास करके बॉर्डर के पास है, जैसे कि नायग्रा बॉर्डर है, अभी हम थंडर बे में हैं तो हमारे पास भी यूएस का बॉर्डर यहाँ से काफी 45 मिनट्स दूर है। अगर आप बॉर्डर पे जाके कराते हो तो एक दिन के अंदर ही हो जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ा। वो भी थोड़ा प्रोसेस है। ये वीडियो को एक बार आप पोस्ट कर देंगे तो फिर किसी को भी जो भी क्वेश्चन है वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग फिर हम एक इस और यस, यस एक खाली डिटेल वीडियो बनाएंगे कि और किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो हम तो शहजाद सर से टच में रहते ही है। यस, यस। और बस हम लोग फिर एक और एक वीडियो डाल देंगे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत वेलकम। शुक्रिया आदिल। एन्जॉय करो, कोरोना में दूर-दूर रहो, जी। ये बात होती है। ठीक है? अल्लाह हाफिज। थैंक यू आदिल, फिर टच में रहेंगे हम लोग, हाँ? जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।